साथ मिशा बाजवा चौधरी। 10 बज चुके हैं। जीएनटी पर अच्छी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाती हूं और अब मैं बात करूंगी उन लोगों से जिन्होंने देश को गर्व करने का मौका दिया और देश को दी इस साल की सबसे बड़ी गुड न्यूज। मैं आपको मिलवाने जा रही हूं ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चैंपियन से। मेरे साथ हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया। जैवलिन थ्रो में पहली बार गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही सुमित अंतिल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में ही गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा दिया है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, उनसे बात करूं उससे पहले उसका जिक्र कर लेती हूं। दोनों 23 साल के नौजवान हैं, दोनों हरियाणा से आते हैं, दोनों जैवलिन थ्रोअर्स हैं और दोनों ने जैवलिन को नहीं चुना, जैवलिन ने इन दोनों खिलाड़ियों को चुना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, कैसा रहा है मेडल जीतने के बाद से अब तक का सफर? क्या तब्दीलियां आई हैं? बिल्कुल काफी अच्छा रहा है और एक सपना था मेरा भी ओलंपिक में जाके मेडल जीतने का और वो गोल्ड के साथ पूरा हुआ। अपना राष्ट्रगान वहाँ पे बजवा सके और बिल्कुल उसके बाद से जब इंडिया में आए काफी प्यार मिल रहा है। और मैं तो एक ही बात बोल रहा था कि अब हम वहाँ से खेल के आ चुके हैं, हम जीत चुके हैं, लेकिन अपने पैरालंपियंस वहाँ पे गए हैं अभी और उन्होंने भी ऐसे झंडे गाड़े हैं। सुमित भाई ने एक ही कंपटीशन में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बिल्कुल अच्छा रहा है। मैं खासकर कहना चाहूंगा कि एथलेटिक्स के लिए और खासकर जेवलिन के लिए तो ये ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि हमारे टोटल मिला के 4 मेडल हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, जो कि देवेंद्र भाई साहब ने सिल्वर जीता है और सुंदर ने भी ब्रॉन्ज जीता है। तो जेवलिन के लिए तो ये साल, ये ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है ये चीज जान के कि जो काम हम करते हैं, जिसके लिए इतनी ट्रेनिंग करते हैं, आज उस गेम को इंडिया में इतना प्यार मिल रहा है, इतना जाना जा रहा है। नीरज, सुमित हमारे साथ ही इस शो पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनको आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, उनको सीधे मुबारकबाद देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वो हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल सुमित भाई, राम राम भाई साहब। सुमित भाई राम राम यार, दिल खुश कर दिया। सबसे पहले तो भाई कांग्रेचुलेसन, बधाई हो यार, बहुत बढ़िया। इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी आपको भी लाइफ में इतनी परेशानी आई, उसके बाद भी यार मेहनत करी और 3 बार, थैंक यू मेरे भाई, 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड कराया। वो एक गोल्ड जीतना तो एक चीज है यार, लेकिन एक ही कंपटीशन में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है तो एक अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस है। तो भाई बहुत बढ़िया। और भाई ऐसे ही खींच के रख, मैं चाहूंगा कि भाई यार आपका भी जो तेरी थ्रो थी वो मैंने देखी, वो तो मतलब 70 मीटर। अरे मेरे भाई यार, जो मेहनत तूने की है वो तो उसमें तो मैं तो क्या बताऊं, लेकिन जो एक 70 मीटर और 75 मीटर भी कुछ नहीं है भाई, बस अपनी ट्रेनिंग करता रहो, वो भी जल्दी अचीव कर लेगा। तो भाई बस अपनी ट्रेनिंग करता रहो और ऐसे ही खींच के रख मीटर, बस खींच के रख। सुमित, क्या खूबसूरत और क्या सीधी अपनी कहते हैं ना अपनी हरियाणवी भाषा में उन्होंने आपको सीधा सीधा संदेश दिया है और क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है आपने भी। करोड़ों भारतीयों को इंस्पायर किया है आपने, गदगद है पूरा भारत आपकी इन अचीवमेंट्स पे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और नीरज चोपड़ा भाई साहब का। आपने जो मेरी इनसे बात करवाई और मेरे को अभी भी याद है कि 5 मार्च 2021 को जब मैंने इनके साथ कंपटीशन खेला था, तो मैं कोई कंपटीशन खेलने नहीं गया था, मैं सिर्फ ये देखने गया था कि इनमें आखिर क्या है ऐसा जो ये 88 मीटर के आसपास थ्रो कर रहे हैं। और मैं हर एक जैवलिन थ्रोअर की तरह मेरे भी इंस्पिरेशन है ये। कसाना भाई साहब भी बहुत इंस्पिरेशन है मेरे लिए और शिवपाल भाई साहब भी हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने नींव रखी है जैवलिन की। और बात करें पैरा एथलेटिक्स में तो जैवलिन की तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जब इन्होंने अब ये इतने सालों बाद पहली बार इंडिया का ओलंपिक्स और में गोल्ड मेडल आया है, तो उससे हम भी काफ़ी इंस्पायर हुए कि जब मेन ओलंपिक्स में गोल्ड आ सकता है तो हमारे में भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इनका भी, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है जब मैंने पटियाला में इनके साथ कंपटीशन खेला तो मेरी फर्स्ट थ्रो 64 पॉइंट समथिंग मीटर थी, तो इन्होंने कहा था वेरी गुड सुमित। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ काफ़ी इंस्पायर करती है कि इतने बड़े प्लेयर आपको वेरी गुड बोल रहे हैं, तो कुछ है आप में खास।
तो एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए आप दोनों खिलाड़ी दोनों भारत का नाम रोशन करके आए हैं। हमें गर्व है आप पर, और आपने वाकई पूरे देश को ये गुड न्यूज़ दी है। आपका जितना भी शुक्रिया किया जाए मुझे लगता है वो कम है। सुमित, नीरज के पास जाऊं उससे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि नीरज के बहुत सारे इंटरेक्शंस, बहुत सारी इंटरव्यूज़ हम देख चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा लगा कि नीरज थक गए अब इंटरव्यू दे दे के, उस पर भी बात करूँगी नीरज से। लेकिन सुमित, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप अपना थ्रो देने जा रहे थे ओलंपिक्स में, उस वक्त आपके दिमाग में क्या सोच चल रही थी? कैसे अपने आप को आपने मोटिवेट किया हुआ था? क्या फोकस था? क्या सोच क्या रहे थे? मैम, सबसे बड़ा पर्सनली मैं बात करूं तो मेरे को सबसे, क्योंकि तैयारी मैंने बहुत अच्छी की थी अब की बार, ग्राउंड पे मैं काफ़ी बेहतर थ्रो लगा रहा था अपने पिछली थ्रो से। तो मेरे को एक ही डर था, बस एक मन में था कि कोरोना का बहुत ज़्यादा डर था मेरे को, मैं सच्ची बताऊं तो। क्योंकि बाई चांस मेरे, क्योंकि मैं कैंप से बाहर रह के प्रैक्टिस कर रहा था, सबसे बड़ी बात कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी थी कि मैं कैंप में रह के प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो मैं नहीं चाहता था कि चलो मेरा तो इतनी मेहनत की है, लेकिन वो फिर भी, क्योंकि पूरी किसी एक कोई भी पॉजिटिव हो जाता तो पूरी टीम को सफ़र करना पड़ता है उसकी वजह से। तो इसलिए मैं अपने आप को जितना पब्लिक से दूर रख सकता था मैंने रखा। और कंपटीशन की बात करें तो 2 रात पहले मेरे को अभी भी याद है, मैं सोया नहीं था ढंग से, क्योंकि पहला मेरा पैरालंपिक्स था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी मेरे से। और लेकिन जब मैं उठा जिस दिन कंपटीशन था, तो मैं वेट कर रहा था कि कब शाम के 7 बजेंगे और मेरे को मेरी पहली थ्रो करने को मिलेगी। उस टाइम मैं बस एक ही चीज़ सोच के उतरा कि रिज़ल्ट जो भी हो, आज वही दिन है जिसके लिए इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, बस गेम पे फोकस किया है। तो शायद उसी के कारण मैं उस दिन इतना एग्रेसिव था। लेकिन मैं पहले भी कंपटीशन काफ़ी खेले इंटरनेशनल, लेकिन इतना एग्रेसिव मैं कभी नहीं हुआ जितना ओलंपिक्स में था आपकी बार। सुमित, मैच के पहले की एक्साइटमेंट आसपास कैसी होती है? कैसे खुद को शांत रखते हैं? क्या कहते हैं कि सब लोग अभी मुझे तंग ना करो, मुझे फोकस करने दो? कैसे हो रहा होता है वहाँ सब कुछ? बिल्कुल मैम, एक दिन पहले मैं स्टेडियम में गया था जेवलिन सबमिट करवाने, तो थोड़ा देख के पूरा स्टेडियम में थोड़ा डर सा गया था, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेडियम था और दूसरे गेम्स चल रहे थे, तो मैं थोड़ा डर गया था देख के, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था, पैरालंपिक्स पहली बार खेल रहा था, तो थोड़ा नर्वस सा हो गया था। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे उतरा तो शायद वो लोगों की दुआएं थी जो मेरे को काफ़ी ये हुआ कि आज मैं कुछ अलग करूँगा नया। तो मेरे को नहीं पता उस दिन, लेकिन जब मैंने पोडियम फिनिश किया और लास्ट थ्रो बची थी, क्योंकि सिर्फ मेरी थ्रो बची थी और गोल्ड कंफर्म हो चुका था, तो वो एक अलग लेवल की खुशी थी कि हाँ फाइनली मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। और मैं घर से गया, जब माँ को, अपने कोच साहब को, सबके बोल के गया था कि मैं गोल्ड के साथ ही वापस आऊँगा। तो वो एक अलग खुशी थी कि हाँ मैंने अपना जो वादा मैं करके गया था वो पूरा किया। जी बिल्कुल, आपने यकीनन अपना वादा पूरा किया है। नीरज, आपने बहुत से सवालों के इस दौरान जवाब दिए होंगे, मैं तो कुछ बेसिक से बुनियादी सवाल आपके पास लेकर आई हूँ। सबसे पहला तो ये कि जितना भी मैंने आपका इंटरेक्शन देखा मीडिया के साथ उस दौरान, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिसको ये नर्वस शब्द क्या होता है ये समझ में नहीं आता है। आप जाते हो, आप अपना परफॉर्म करते हो और आपको पता होता है कि आपने क्या किया है और आप कहाँ तक आज कैपेबिलिटी के साथ उतरने वाले हो। तो मुझे आपकी गेम में सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि नर्वसनेस क्या होती है वो शायद नीरज को नहीं पता है। मैम वो तो एक मैं बताना चाहूंगा कि वो शायद उस टाइम पे या तो मेरा फेस ऐसा होता है उस टाइम पे, या मैं इस तरीके से खेल रहा होता हूँ कि बाहर नहीं लगता है कि इसके दिमाग में तो बिल्कुल रिलैक्स है या पूरा वो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं, कभी कुछ कि कैसे करना है, क्या बता कहाँ से कहाँ जो है दिमाग चलता रहता है। क्योंकि वहां पे वो ऐसी जगह है कि हम चाह के भी अपने दिमाग को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसा दिन होता है। ओलंपिक्स के हम फाइनल में थे तो ऐसा दिन था कि जिसके लिए हम जब से हमने गेम किया तो वो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, हमारे स्पोर्ट्स के करियर का। तो मुझे नहीं लगता कि आप बड़े काम वहां पे रह सकते हो, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि हाँ उसको हम हैंडल कर पाए, वो सबसे बड़ी चीज है कि इतने बड़े प्रेशर को, जो कि काफी ऐसे एथलीट्स थे जो नहीं कर पाए उस चीज को, हम अपने आप को लकी मानते हैं कि उसको हम हैंडल कर पाए। वो उसके लिए मैं मानता हूं कि जो हमने ट्रेनिंग की है, जो इतने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं,
और जो उसके साथ साथ जो हमारे दिमाग में क्या चलता है कि यार मुझे ओलंपिक्स में जाना है, ऐसे थ्रो करनी है, तो वो खुद के ऊपर बिलीव जो होता है, तो वो सबसे बड़ी चीज होती है वहां पे कि ट्रेनिंग के साथ साथ खुद के ऊपर विश्वास होना कि मैं इतना तो कर ही दूंगा। तो इसलिए जब अपने देश के लिए खेलते हैं तो वहां पे जोश भी एक अलग लेवल का होता है और परफॉर्मेंस भी सभी की दुआओं से अच्छी दे पाते हैं। नीरज, आप सबको देखकर लाखों करोड़ों भारतीय इंस्पायर हुए हैं। जेवलिन के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है, नॉलेज भी बढ़ी है, और मैं कहूंगी कि आप दोनों को क्रेडिट जाता है इस गेम को घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए पहले सबसे बहुत बड़ा शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने ये मेन स्ट्रीम में ला दिया इन गेम्स को, क्योंकि वरना कहीं ना कहीं ये किनारे पर थी गेम्स। लेकिन आप दोनों के करियर की भी सच्चाई ये है कि जेवलिन ने आपको चुना है, आपने जेवलिन को नहीं चुना है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैं भी फिटनेस के लिए गया था और जहां तक मुझे पता है कि सुमित भाई का भी मतलब वो दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया था और भाई ने अपनी टांग खो दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक जज्बा है वो उन्होंने कम नहीं होने दिया। उसके बाद शायद सुमित भाई ने रेसलिंग शुरू की थी, मैंने कहीं में पढ़ा, लेकिन जब जेवलिन में आया तो मैंने देखा नहीं था सुमित को, लेकिन सभी बताते थे कि एक लड़का है सुमित, वो बहुत ही अच्छा थ्रो करता है। लेकिन जब मैंने पहली बार ग्रांड प्रिक्स में सुमित को थ्रो करते हुए देखा और ये लग रहा था कि यार हाँ ये बंदा करेगा, क्योंकि इसने सुमित ने वहां पे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, सुमित भाई है ना, ग्रांड प्रिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था ना 66 मीटर कुछ का। हाँ जी भाई साहब, हाँ दो वर्ल्ड रिकॉर्ड किए थे मैंने, उसमें भी दो बार। तो सुमित ने वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था और सुमित और भी थ्रो वहां पे कर सकता था मेरे हिसाब से। जो इसका बॉडी लैंग्वेज उस दिन बहुत अच्छी थी, उस दिन ये और भी थ्रो कर सकता था, लेकिन इनके जो स्पाइक्स में जो ये डालते हैं पैर के ऊपर से, तो उनके उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था शायद, वरना ये उस दिन और भी अच्छा थ्रो करता। और मुझे लगता था कि इसके अंदर कोई भी 1% भी कोई नर्वसनेस या ऐसा नहीं था कि ये मेरे से इतनी आगे थ्रो कर रहे हैं, ये अपनी। जी हाँ भाई, वो ब्रेक हो गया था ऊपर से। सुमित, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप जरूर अपनी जर्नी बताएं। ब्रेक हो गया था जैसे नीरज कह रहे हैं कि उनको भी आपके बारे में पता है, उन्होंने थोड़ा पढ़ा आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से जेवलिन ने आपको चुना है, क्योंकि आपने रेसलिंग से शुरुआत की थी, जैसे कि ऑलमोस्ट हर घर का बच्चा हरियाणा में करता है। बिल्कुल मैम, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे रेसलिंग का बहुत ही अलग करेज है और काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो मैं सिर्फ रेसलिंग इसलिए करना चाहता था कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी थी। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी ज्वाइन करूँगा और देश की सेवा करूँगा। लेकिन 2015 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरे को एक अपना पैर गंवाना पड़ा। तो उसके बाद मैं सिर्फ ये था कि हाँ 9 to 5 जॉब करूँगा और नॉर्मल लाइफ जीऊँगा। लेकिन 2 साल के बाद पता नहीं, आप सही बोल रहे हो कि मेरे को अभी जैसे आपने बोला कि जेवलिन ने मेरे को चुना है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये बात फील हुई कि हाँ, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त है आयुष उस दिन बैठे थे हम और डिस्कस कर रहे थे ऐसे ही। तो उसने बोला कि हाँ अभी तेरे पास टाइम है, तो 1 साल दे के देख ले गेम को, अगर तो तेरे को लगता है कि तू कुछ कर पाएगा, या क्योंकि उसने बताया कि आने वाले टाइम बहुत ही पेनफुल होगा तेरे लिए। मैं क्या देखते हैं, तो वो बोला कि अगर तो तू सहन कर पाए तो ट्राई कर सकता है। तो उसके बाद मैंने जैसे ही जेवलिन, तो काफ़ी सपोर्ट रहा है कोचेज़ का, पूरी फिजियोज़ का और हमारी फेडरेशन का, और ख़ास करके मैं अपने जो हमारा थ्रोअर का ग्रुप है उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे काफ़ी एबल थ्रोअर्स हैं जो अपने, उनसे मेरी बात होती है तो ऐसा फील होता है कि हाँ हम भी उन्हीं का पार्ट हैं। तो ये काफ़ी मोटिवेट करती है हमें ये चीज़ें। और आगे भी जैसे हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम जैसे अपना जो डिस्टेंस है वो आगे बढ़ाते रहें ऐसे ही, क्योंकि जेवलिन को अभी 3 साल हुए, मेरे 4 साल हो गए लगभग मेरे को करते हुए। तो जेवलिन थ्रोअर्स के लिए एक बहुत ही कम टाइम है ये। तो मैं आगे ट्राई करूँगा। पता नहीं मेरी एक गलत स्टेटमेंट वायरल हो गई थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं आगे डोंट गेट सरप्राइज टू सी मी एट ओलंपिक्स 24, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैंने बस ये कहा था कि मैं फ्यूचर में कभी भी मैं जब 2024 या 28 की बात करें तो मैं 80 मीटर मार्क टच करना चाहूँगा। तो वो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।
चलिए, हम आपको गुड विशेस देंगे उसके लिए कि वो मार्क को अचीव कर सकें आप। नीरज, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ क्योंकि आपके लिए तो आपके कुछ फैंस ने मुझ तक अपने सवाल पहुँचाए हैं, तो मुझे लगता है कि कई सवाल तो आपको बार बार पूछे जाते रहे हैं, लेकिन फिर पूछ लेती हूँ आपसे, ये बाल क्यों कटवा दिए थे? बाल तो जी मैं वही बताता हूँ कि बहुत ही एक छोटी चीज़ है हमारी, अगर हम स्पोर्ट्स की कैरियर की बात करें तो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ कॉम्पिटिशन्स में ये प्रॉब्लम कर रहे थे। अच्छा। और काफ़ी इनकी तरफ ध्यान जाता था, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आती थी, कई बार आंखों पे आ जाते थे, आप पसीना आ रहा हो तो कोई कुछ प्रॉब्लम करते, तो मैं नहीं चाहता था कि 1% भी ऐसे बाल की वजह से या इनकी वजह से ओलंपिक में मुझे प्रॉब्लम हो, या फिर क्योंकि उसका पछतावा बहुत बड़ा हो जाता कि यार बाल की वजह से मैं वहाँ पे अपना 100% नहीं दे पाया। तो रास्ते से वो हटा दिया चीज बालों थी को ही। और इसीलिए बाल कटवा लिए, क्योंकि ये तो हम, हाँ, क्योंकि हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि ये तो घर की खेती है, फिर आ जाएगी, तो बढ़ते रहेंगे। अभी इसके बाद कितने ही लंबे कर सकते हैं। तो ओलंपिक में जो सपना लेके गए थे वो पूरा हो गया है, राष्ट्रगान वहां पे बजवा पाए, गोल्ड भी जीत लिया, तो अभी बाल लंबे कर लेंगे और ये चीज तो होती रहेगी। नीरज, आप जो मोमेंट का जिक्र कर रहे हैं वो हम सब ने उसको स्क्रीन्स पर, टीवी स्क्रीन के जरिए आपकी परफॉर्मेंस और उसके बाद भारत का नेशनल एंथम जब बजा, हमने सब ने वो क्षण को महसूस किया था आपके साथ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ऑन अ लाइटर साइड ओनली, कि ये जो भाला होता है इसे आप कैरी कैसे करते हैं? क्योंकि मुझे बार बार पूछा जा रहा है कि सीरियस सवाल हमारे बाद में करना, पहले हमें ये जानना है कि ये जैवलिन थ्रोअर्स अपने साथ ये भाला ट्रैवल कैसे कराते हैं, कैसे लेके जाते हैं? पहला भाला जो आपने उठाया था उस भाले में और अब जो अपने ओलंपिक जितवाया जिसने, उस भाले में क्या अंतर है? सबसे पहले तो जी उसमें जब मैं स्टार्टिंग में करने लगा 700 ग्राम ही करता था, और सबसे बड़ा अंतर तो पैसे का ही है, वो 7-8 हजार रुपए का जेवलिन था, और अभी ये 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक के जेवलिन है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से या जो कंपनी है खुद जेवलिन की वो हमको स्पॉन्सर करके देती है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि इतना इनमें डिफरेंस है। दूसरी बात, हमारे पाइप्स होते हैं और बैग होता है जेवलिन बैग स्पेशल, जो जेवलिन की कंपनी है वो बना के देती है, तो वो पूरे जेवलिन करने के लिए, जो जेवलिन कैरी करने के लिए वो बैग होते हैं, और वो शोल्डर पे टांग के हम अपना अच्छे से उसको कैरी कर सकते हैं, और 7 से 8 जेवलिन हम उसमें कैरी कर सकते हैं एक बार में। मेरा ये सवाल बेसिकली दो चीज़ों को जवाब दे रहा था। एक तो कि जनता को पता चले कि किस तरह से जैवलिन को कैरी किया जाता है। एयरक्राफ्ट में आम इंसान जब चढ़ता है तो 100 पाबंदियां होती हैं, प्लेयर इस तरह का हथियार नुमा एक अपना कैसे लेके जाता है, एथलीट कैसे कैरी करता है जैवलिन को, ये जानना बेहद ज़रूरी था। और दूसरा ये लोगों तक पहुँचाना था कि किस तरह से तरक्की हुई है, अब एथलेटिक्स को किस तरह से सरकार की तरफ से भी इनकरेज किया जाता है, किस तरह का इक्विपमेंट भारत में हमारे खिलाड़ियों तक पहुँच रहा है, मुहैया कराया जा रहा है। सुमित, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि आपका शुरुआती जैवलिन कितने रुपए का आपने खरीदा था, और अब तो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा इक्विपमेंट? इस चीज़ में मैं लकी रहा हूँ, क्योंकि शुरू में तो वही लोकल जैवलिन से स्टार्ट किया था, लेकिन 1-2 महीने बाद संदीप भाई साहब है जो हमारे सीनियर हैं, उनकी जैवलिन में थ्रो करता था दिल्ली जवाहरलाल स्टेडियम में। तो कहीं ना कहीं मैं लकी रहा हूँ इस चीज़ में कि मैं शुरुआत ही निम्मत और नॉर्डिक जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं से की है मैंने। और अब तो मेरे पास, क्योंकि मैं उनकी जैवलिन से थ्रो करता था, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उसके लिए। और अभी तो मैं स्पॉन्सर्ड हूँ और मेरे पास खुद की जैवलिन है, तो मेरे लिए तो मैंने शुरुआत ही बड़ी जैवलिन से की थी। चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है। अब दोनों आप लोग हरियाणा के छोरे, दोनों हैंडसम, दोनों एलिजिबल बैचलर, दोनों गोल्ड विनर हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो जो कहते हैं ना, महिलाओं का ट्रैक्शन भी बढ़ गया है क्या, अटेंशन और मिलने लग गया है क्या, और उससे कैसे डील कर रहे हैं आप दोनों? सुमित, पहले आपसे जान लेती हूँ, आप शर्मा के मुस्कुरा रहे हैं, तो अब वो कहते हैं ना कि फैन फॉलोइंग लाखों से करोड़ों में चली गई होगी यकीनन, क्योंकि दोनों हैंडसम हैं आप लोग और दोनों 23 साल के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स हैं। मैम, मैं एक खिलाड़ी हूँ। मेरे को नहीं पता था कि जैसे ओलंपिक्स में जब चोपड़ा भाई साहब का मेडल आया तो बहुत ज़्यादा वो हुआ था कि हमारी जैवलिन में गोल्ड आया, लेकिन जब मेरे को नहीं पता था कि पैरालंपिक्स में भी ऐसे ही होता है। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने हमें कवर किया और सोशल मीडिया पे हम फेमस हुए,
तो उससे काफ़ी एक मोटिवेशन मिला है हमें। और बात करें फ़ैन फॉलोइंग की, तो मैं फ़ैन फॉलोइंग नहीं कहूँगा, उसे जनता का प्यार कहूँगा कि वो हमें प्यार कर रहे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं। और ये चीज़ हमें आने वाले फ्यूचर के कॉम्पिटिशन्स के लिए मोटिवेट करती है कि कोई बोलता है कि भैया एक फ़ोटो, तो ये चीज़ें काफ़ी लाइक मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हो रही है, चोपड़ा भाई साहब के साथ तो मेरे को पता है काफ़ी पहले से हो रही हैं। तो मैं काफ़ी अच्छा लगता है, एक अलग सी फील आती है कि हाँ कुछ बड़ा किया है हमने, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ये आपकी बात सुन के ना अलग सी फील आती है। नीरज भी मुस्कुराने लग गए। नीरज, तो वाकई क्या अलग सी फील आती है, क्योंकि अब फैन फॉलोइंग जो है वो करोड़ों में हो चुकी है। देखो जी, सबसे अच्छी बात तो यही है कि वो फैन फॉलोइंग तो क्या है, वो तो एक बहुत ही एक अच्छी बात है हमारे लिए कि जेवलिन थ्रो को इतना प्यार मिल रहा है, मतलब लोग जानने लगे हैं। अभी हमने यहाँ पे रिजल्ट दिया, सबसे बड़ी बात है कि हमको कवर किया जा रहा है, अच्छे से दिखाया जा रहा है, लोगों तक हमारी अचीवमेंट पहुंचाई जा रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी भी ज़रूरी है कि लोगों को पता लगे कि हम क्या करके आए हैं वहाँ पे और कैसा। तो ये लोगों का प्यार जो होता है, लोगों की दुआएं होती है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और मैं मानता हूँ कि इन्हीं में से कोई जो मतलब वो तो एक अलग बात है, फैन फॉलोइंग उसको अलग चीज़ है, लेकिन जो बच्चे भी हैं, मैंने देखा बच्चे भी काफ़ी इंस्पायर है, बच्चे भी जानने लगे हैं। क्योंकि पहले आते थे बच्चे, काफ़ी कम ऐसा देखने को मिलता है कि किसी के पास बच्चे ऐसे खुश हो गए मिलते हैं। तो हमें खुशी है कि बच्चे ऐसे खुश हो गए, हमको जानने लगे हैं। और अब ऐसे फील हो रहा है कि हाँ यार, हमने अगर देश के लिए गोल्ड जीता है तो वो कहीं ना कहीं जो बच्चे हमसे थोड़ा इंस्पायर हो रहे हैं, वो आने वाले टाइम में ये भी वहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अगर वो हो पाया तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए। क्योंकि हमारे पास तो 5 से 10 साल हैं हमारे कैरियर के, तो हमारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर पीछे से और अच्छे एथलीट निकल पाए इस चीज़ को, अगर ऐसा उनको फील हुआ कि हम भी जीत सकते हैं, अगर ये जीत के आए हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात नीरज, होगी। इस बात को सुन के एक बात जहन में आती है कि अब जब गोल्ड जीत लिया तो आगे क्या, इस बात का प्रेशर होता है कि इसको मेंटेन करना है आगे, और इसको और मतलब माइलस्टोन खत्म कर दिया एक तरह से आपने, पहले झटके में ओलंपिक गोल्ड जीत लिया, अब आगे क्या, इसका प्रेशर रहता है क्या? नहीं, ये चीज थोड़ी थोड़ी फील होने लगी थी वर्ल्ड जूनियर से। वर्ल्ड जूनियर में जब गोल्ड जीता तो ऐसा बोल रहे थे कि काफी अच्छी अचीवमेंट है, अभी आगे कैसे करोगे, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स आ रहे हैं। फिर कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता तो फिर एशियन गेम्स का था कि अभी एशियन गेम्स है आपके 1-2 महीना बाद, तो उसमें कैसे करोगे। फिर एशियन गेम्स में भी गोल्ड आ गया, उसके बाद फिर ओलंपिक्स का दिमाग में। वैसे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी बीच में, लेकिन इंजरी की वजह से मैं खेल नहीं पाया, पूरा साल मैं कुछ खेल नहीं पाया था। फिर उसके बाद ओलंपिक्स आए, फिर यही चीज थी दिमाग में कि अभी ओलंपिक्स में इतने बड़े गेम्स में कैसे। तो मैं मानता हूं कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमको करते रहनी चाहिए और वही उसी में हमारा दिमाग रहता है। अभी चाहे ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया, मैं मानता हूं कि हाँ, हम मानते हैं कि गोल्ड, ओलंपिक का गोल्ड जो है सबसे बड़ी चीज है एक हमारे स्पोर्ट्स कैरियर का। क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होता है, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स भी होते हैं, लेकिन ओलंपिक का एक अलग लेवल है। राइट। और मैं वही बार बार कहता हूं कि एक अच्छे एथलीट की जो एक पहचान होती है वो यही होती है कि वो बार बार अपनी परफॉर्मेंस दोहराए और बार बार अपने मेडल को दोहराए। तो मैं यही अभी भी वही कोशिश करूंगा कि जो हमारी अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ हैं, उनके लिए पूरी मेहनत करूं और वहां पे भी जो टाइटल जीते हुए हैं तो वो मैं दोबारा दोहराऊं। वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेरे लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी एक ड्रीम है कि मैं वहां पे जाके मेडल जीतूं या अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूं। तो वो भी एक मेरे अंदर चीज है जो मैं पूरी मेहनत करूंगा, उसको पूरा करूंगा। और फिर 3 साल बाद हमारे दोबारा ओलंपिक्स आ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि जो जितना भी करियर है इसमें हम 1% भी कोई ऐसी कमी छोड़े कि हमको ऐसा फील हो कि हम ये कर सकते थे और नहीं कर पाए। तो कोई ऐसा प्रेशर, बिना प्रेशर लिए हम अपनी मेहनत करेंगे और परफॉर्म करेंगे। और मैं आपको एक बात और मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ में आप पढ़े हैं, तो चंडीगढ़ ਦੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, पर तो ਹੁਣ डू यू इमेजिन कि अब जब जाओगे चंडीगढ़ में तो वो सिनेरियो नहीं रहेगा, उदा सड़कों से बाहर नहीं निकलिया जाना? हाँ जी, चंडीगढ़ वैसे मतलब वही है, उस टाइम एडमिशन लिया, लेकिन हमारे गेम चलते थे, उसके चलते एग्जाम तो नहीं दे पाए। लेकिन हाँ, मैंने पंचकुला में ट्रेनिंग की है और वहीं पे चंडीगढ़ भी हम कभी कभी जाते थे। तो वो चीज तो थोड़ी बदली है वो, और वो चीज वही मैं बता रहा हूँ कि ये अभी के लिए है। लेकिन अगर हम थोड़ी आगे की बात करें तो हम अपने
हमारी लाइफ वही हो जाएगी कि स्टेडियम और फिर ग्राउंड से रूम से मैच, ये 3 चीजें हमारा जो रूटीन है वही चलता रहेगा फिर। चलिए, तो एथलीट की यही लाइफ होती है कि हम फिर उसी लाइफ में दोबारा चले जाएंगे और वही लाइफ हमको बेस्ट लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी बहुत लंबा जर्नी है, बहुत लंबा करियर है। हम दुआ करेंगे कि आपका ग्राफ करियर का इसी तरह ऊपर बुलंदियों पे ही रहे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपके पास अपने गोल्ड मेडल्स हैं तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए वो दिखा दीजिए, फिर उसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। सुमित भाई है गोल्ड पास में? है वो बरामद कर रहे हैं, आप भी निकालिए जरा। हाँ भाई साहब, बस 2 मिनट। अच्छा नीरज, आप जेब में लेके घूमते हैं अभी भी? जी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अभी यहीं पे फंक्शन था तो मैं वहां से आया हूँ, तो काफी उधर भी काफी अच्छा था कि बच्चों के साथ था तो मैं तो काफी खुश था। उनको मैंने मेडल दिखाया, सभी से टच भी करवाया तो काफी बच्चे खुश थे। तो ब्यूटीफुल। मैंने मैम ये बहुत सेफफुली रखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है, बड़ी मेहनत से कमाया है आप डिब्बे में दोनों ने। रखता हूँ, इसके जो कवर है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। थैंक यू जी सुमित भाई, यार बहुत बढ़िया। नीरज आप भी जरा दिखाइए, अभी उसको खोलिएगा। भाई साहब बस काफी इंस्पायर करें ये चीज। जी जी, तो ये दोबारा दिखाइए जरा, आपने तो तय करके जेब में थैंक यू रखने जी, की तैयारी ये कर ली। काफी खुशी हो रही है कि सुमित आप भी? नहीं, काफी खुशी है जी कि गोल्ड बहुत के साथ फिर उसके खूबसूरत, बाद जो बहुत सुमित भाई ने किया है, साथ में वर्ल्ड नीरज रिकॉर्ड जी, 3 बार, सुमित जी। और साथ में देवेंद्र भाई साहब ने भी। यार मैं ये भी बात बोलना चाहूंगा कि जी, देवेंद्र भाई साहब इतने पहले 2 गोल्ड भी जीत चुके हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, और अभी फिर तीसरे ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीता है। और वो कितने, उनके अंदर कितना जज्बा है वो भी लोगों तक बताना चाहिए कि यार कि 2 बार पहले भी जीत चुके हैं और अभी तक वो मेडल जीत रहे हैं, तो कितना वो जज्बा है उनके अंदर। तो मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो है इंडियन जेवलिन के लिए, इंडियन एथलेटिक्स के लिए इतना कुछ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, नीरज, आप दोनों ने तमाम भारतीयों के चेहरे पर जो मुस्कान लाई है, जो कॉन्फिडेंस उनको दिया है, जो खुशी उनको दी है, जो गुड न्यूज़ दी है भारत को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही आगे भी अपने लिए नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया गुड न्यूज़ टुडे के साथ जुड़ने के लिए। अब जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यूँ तो IAS ऑफिसर हैं, गौतम बुद्ध नगर के DM हैं, पर आज मैं बात करूंगी इनकी एक अलग पहचान के बारे में। आज इन्होंने जो हासिल किया है उस पर पूरे देश को गर्व है। टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल कर देश का मान बढ़ाया है, देश को दी है गुड न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है सुहास LY आपका, और बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले पूरे देश को ये गुड न्यूज़ देने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और देश ने जितना हमें चीयरिंग और सपोर्ट किया पिछले कुछ दिनों में, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम टोक्यो में खेल रहे हैं। कि भले क्योंकि कोविड की वजह से स्टेडियम बहुत भरी नहीं थी, तो बट जितने विशेष हमारे भारतवासियों ने भेजा था, जितना आशीर्वाद भेजा था, मुझे लगता है कि इनके वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों ने मेडल जीती है। मुझे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हम सबको भी सर आप पे गर्व है, लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आज आपको किस पहचान से बुलाया जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर या फिर ओलंपिक मेडलिस्ट सुहास LY? मैडम, ये तो आप जो भी कहेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं तो ये चाहता हूं कि बहुत सारे युवा इस कार्यक्रम में देखते होंगे या उनके पेरेंट्स देखते होंगे, तो वो अपने बच्चे को अथवा युवा ये सोच लें कि आप अपने जिंदगी में जो करना चाहते हैं, अगर इसको देख के एक आदमी भी, अगर एक बच्चे भी अगर इंस्पायर हो जाए, तो मुझे वो पहचान अच्छा लगेगा कि अच्छा इस बंदे ने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को इंस्पायर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी इंस्पिरेशनल बातें कही, जाने से पहले भी उन्होंने संबोधन किया था, और आज पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि जब हमने कहा कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्लान बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति शिद्दत के साथ अपना कार्य करता रहता है, वो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। मुझे लगता है ये बहुत गहरी बात है। ये बात आपने जो प्रधानमंत्री की बात का जिक्र किया, उसी से जोड़ते हुए आगे सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कोविड के
जो बहुत बुरे हालात थे उस वक्त आपको गौतम बुद्ध नगर की बागडोर संभालने को दी गई थी, आपने वो काम भी बखूबी किया। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि आपने कैसे अपने वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस किया अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि दोनों तरफ बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत है, दोनों तरफ आपको समय देने की ज़रूरत होती है, चाहे वो खेल हो या फिर आप जो आपका प्रोफेशनल आपका करियर है उसमें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मेरा प्रोफेशन है वो भी बहुत डेडिकेशन, डिसिप्लिन और समय मांगता है। और मैं जो जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो प्रदेश सरकार ने दी थी उसमें भी आप सब लोगों की मदद से, जनता की मदद से और ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों ने कोविड में हैंडलिंग काफ़ी बेहतर की है और आज की तारीख में स्थिति काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिव जो था पहले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमेशा हर व्यक्ति के लिए चुनौती होता है कि वो जब किसी चीज़ को करने के लिए चुनता है अपनी ज़िंदगी में, अगर वो काम उनको पसंद आता है तब उस काम करने में उनको टाइम नहीं लगता है। इन द सेंस आपको 4 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, आपको पता ही नहीं चलता है। जैसे आपको कोई अच्छा मूवी आप देख रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे समय निकल गया। अगर आपको मूवी पसंद नहीं है, आपको लगेगा यार कब निकले। वैसे ही हम जो हमेशा उस रास्ते को चुननी चाहिए कि जो हमें दिल को खुशी दे। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि जो मैं काम करता हूँ सिविल सेवा का अथवा जो मैं खेल खेलता हूँ, ये दोनों मेरे दिल की बहुत करीबी है। सुहास, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मेडल अगर आपके पास है तो वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। और जब वो मेडल आपने पहली बार थामा था तो क्या थॉट था आपके, क्या सोच थी, क्या विचार आपके मन में चल रहा था उस वक्त? और ये भी बताइएगा कि पहली कॉल किसको की थी जीतने के बाद, ये मेडल अपने हाथ में थामने के बाद? मेडल मुझे पहनाया गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि जब आप देखते हैं कि तिरंगा ऊपर जा रही है और आप या टोक्यो में खड़े हैं और देश के लिए खेल रहे हैं, तो इससे बेहतर क्षण बहुत कम होता है खिलाड़ी की या एक इंसान की जिंदगी में। बहुत लोगों का मेहनत रहता है, उसमें परिवार की बहुत सैक्रिफाइस रहती है, कोचेस की बहुत भूमिकाएं रहती है, साथ में जो खिलाड़ी हमें खिलाते हैं उनकी बहुत भूमिका रहती है। मैं एक एक करके सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। सुहास, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आपकी ये बैडमिंटन की ललक कहाँ से शुरू हुई थी? जब बचपन से हम कुछ ना कुछ खेल तो खेल ही रहे हैं। कभी क्रिकेट खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, बट प्रोफेशनली कभी नहीं सोचे थे। 2015-16 में जब पहली बार मौका मिली एशियन चैंपियनशिप बीजिंग में प्रोफेशनली खेलने का, पहले ही टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल मिला। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी ऐसे करती है कि शायद अगर उसमें मैं हार जाता पहले या दूसरे राउंड में तो मैं दोबारा कभी इस खेल को प्रोफेशनली लेता भी ना। बट जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ अगर मिलना होता है वो मिल ही जाता है, और शिद्दत के साथ लगा रहा। उसके बाद एशियन गेम्स, पैरा गेम्स में जकार्ता में ब्रॉन्ज मेडल मिली और यहाँ पे पैरालंपिक्स में रजत पदक मिला है। आई थिंक कि सफ़र में एक तरह से जो शुरुआत हुई थी एक नॉर्मल सा ऐसे ही खेलने का, देन प्रोफेशनली 2016 में शुरू किया, तो वो आज यहाँ तक आएगा मैं सपने में भी नहीं सोचा था। ये भी एक तरह से सपना ही लगता है अभी भी। बट जैसे मैंने कहा, अगर आप किसी काम को दिल से वो पसंद करते हैं, फिर वो काम करने में भी आपको मज़ा आता है। जैसे आप ये किसी 10th या 12th जो बोर्ड एग्जाम लिखते हैं, उनको बच्चों को पूछेंगे कि टॉप 100 रैंकर्स को कि किसने कितने घंटे पढ़ाई की, तो उसमें से कोई कहेगा मैं 4 घंटे पढ़ाई किया, कोई कहेगा मैं 12 घंटे पढ़ाई की। तो मेरा ये मानना है कि कितने घंटे हम किसी काम को कोई काम करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उन घंटों में हम कितनी गुणवत्ता के साथ उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी सुहास, आपकी ये जर्नी सुन के बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूँगी भारत के तमाम युवा आपसे प्रेरित हों, और जो कहते रहते हैं ना कि लाइफस्टाइल की वजह से हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और खेल पे ध्यान नहीं दे पा रहे, वो बहाने आपको सुनेंगे तो यकीनन छूट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भारत की तरफ से शुक्रिया कि आपने ये गुड न्यूज़ हमारे देश को दी है और हमें गर्व करने का एक और मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपको और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को जो सपोर्ट, प्यार, सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टोक्यो पैरालंपिक्स में और भी चैंपियंस ऐसे थे जिन्होंने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इन विजेताओं के साथ खास बातचीत की है मेरी सहयोगी शुगुफ्ता ने। उनके हौसले, उनके सफर के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं।
भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। हमने पैरालंपिक में कुल 19 मेडल जीते हैं। ऐसे समझिए कि बीते 48 साल में भारत ने जितने पदक जीते थे उससे ज्यादा एक ही साल में जीत लिए हैं। 1972 से लेकर 2016 तक हमने जीते थे कुल 12 मेडल्स और इस साल 19 है ना। कमाल की गुड न्यूज। 1972 में मुरलीकांत पेटेकर ने गोल्ड जीता। यह भारत का इकलौता पदक था। 1984 में भारत ने कुल 4 मेडल जीते। बड़ी अचीवमेंट रही क्योंकि आगे बढ़ रही थी बात। भीमराव और जोगिंदर ने भी 2 ब्रॉन्ज जीते। 2004 में भारत ने ये 2 मेडल जीते, इसमें एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज था। 2012 में सिर्फ एक पदक मिला और वो था सिल्वर। 2016 में प्रदर्शन बेहतर हुआ। भारत ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत 4 मेडल जीते। 2016 में गोल्ड हासिल कर पाए हम, लेकिन 2020 में पैरालंपिक्स में भारत की झोली में मेडल्स की बारिश ही हो गई। हमारे खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, यानी कुल 19 मेडल भारत के खाते में। और अब सीधे रुख कर लेते हैं मेरी सहयोगी शगुफ्ता का, जिन्होंने कुछ और पैरालंपिक खिलाड़ियों से खास बातचीत की है, खास मुलाकात की है। जब मेडल आता है तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देने थे। एक ड्रीम रहता है सबको कि ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है। जिस भी टूर्नामेंट में मैंने भाग लिया है, मैंने पहली बार मेडल जीता है। मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना था। मेडल जीतना भी बहुत मुश्किल था और ये तो एक प्यार है सब लोगों का। हॉकी को फिर से थोड़ा बहुत जिंदा किया है। खेल एक ऐसा शब्द है, जब भी किसी की जुबान पर आता है तो देश का हर खिलाड़ी, हर एथलीट जोश, जज्बे और जुनून के साथ भर जाता है। देश के हर खिलाड़ी के लिए, हर एथलीट के लिए, हर देशवासी के लिए हर वो क्षण, हर वो पल गौरव का क्षण हो जाता है जब देश का एक एक एथलीट, एक एक खिलाड़ी अपनी जी जान के साथ, कड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ जीत की वो इबारत लिखता है जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। गुड वाली स्माइल चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मेरी स्माइल भी आप देख रहे हैं। तो गुड न्यूज़ टुडे में आज का दिन बेहद गुड है, बेहद खास है। वो मैं अब आपको बताती हूँ क्यों है। क्योंकि मेरे साथ हैं इस वक्त टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले वो खिलाड़ी, वो एथलीट्स जो मेडल जीत कर लौटे हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया अपने जज्बे के साथ कि जीत का जज्बा अगर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की हार कतई नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए। चलिए आपसे रूबरू करवाती हूँ। सबसे पहले सुमित अंतिल हैं जो गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटे हैं। हमारे साथ हैं शरद कुमार, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। हमारे साथ हैं देवेंद्र झाझरिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। और हमारे साथ हैं योगेश कथुनिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। मैं शुरुआत करना चाहूँगी सुमित आपसे। सबसे मैं एक ही सवाल जो मेरा कॉमन रहने वाला है कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा? ये मैम मेरा पहला पैरालंपिक्स था, तो अनुभव मेरा काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। और इसमें गोल्ड विद एक ही कंपटीशन में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था मैम। इतना इमेजिन नहीं किया था मैंने। वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने का तो इमेजिन किया था, लेकिन लगातार 3 थ्रोज में नहीं किया था। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया अनुभव रहा है मैम मेरा। अच्छा, मुझे ये बताओ वो फीलिंग एक्चुअली कैसी होती है जब आप पोडियम में खड़े होते हैं, आपके देश का झंडा आपके सामने होता है और मेडल आप लेते हैं? तो आई थिंक शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते, लफ्ज़ों में हम इसको बयां नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, शब्दों में तो नहीं बयां कर सकते, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी बनता है जब, लाइक ड्रीम करता है, वो तो सबसे पहले यही ड्रीम करता है कि वो ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल लेके आएगा। तो पहले ही पैरालंपिक्स में मेडल, और वो भी गोल्ड। तो उस टाइम मैं एक यकीन नहीं हो रहा था मेरे को कि मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और जब मैं पोडियम पे था तो जब अपना तिरंगा झंडा सबसे ऊपर लहरा रहा था,
तो उस टाइम पे पहली बार मेरे को प्राउड फील हुआ खुद पे कि हाँ मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। तो उस टाइम पे इमोशंस बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे, मेरे को रोना भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। तो उस फीलिंग को शब्दों में बयां करना तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। मैं आपको बता दूं, ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले देवेंद्र मेरे साथ बैठे हैं। इन्होंने बोला कि मैं इतना भी सीनियर नहीं हूँ लेकिन ये इस स्लॉट में आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अनुभवी, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर यही हैं, खिलाड़ी हैं। क्योंकि आपने 2004 में एथेंस में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, रियो में इन्होंने गोल्ड पर कब्जा किया, इस बार भी ये सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए हम सबके साथ। देखा जाए तो इस पैरालंपिक्स में थोड़ा सा अलग था। वो अलग इसलिए था कि एक तो कोविड था। बिल्कुल। तो आपको ग्राउंड पे पहुंचना चैलेंज था मेरे लिए कि ग्राउंड पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है मैं मेडल ले लूंगा। लेकिन आपका पर डे टेस्ट होना, आपको कैंप में रहते हुए भी टेस्ट, कहीं न कहीं ये आती थी न्यूज़ कि होगा या नहीं होगा। तो 2 पैरालंपिक्स थे, उनसे ये अलग था। और मैं कहूँ कि मेरा एक सपना था हैट्रिक बनाना। एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक मेडल जीतना और गोल्ड मेडल जीतना जी। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा सपना ले लिया था लाइफ में कि हैट्रिक बनाऊं मेडल की मैं ओलंपिक में। लेकिन खुश इसलिए हूँ कि वो हैट्रिक बनाई मैंने और देश के लिए 3रा मेडल जीता। पर साथ में मेडल जीतने के बाद एक प्रॉब्लम भी हो गई, अभी तक नींद नहीं आ रही है। नींद, चलिए वो स्लीपलेस नाइट्स जो होती हैं वो हो जाती हैं। बट हमें आप सब पर बहुत नाज है क्योंकि आपने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। जिस तरह की शिद्दत आप लोग दिखाते हैं, जिस तरह का जुनून आपके अंदर है, आई होप कि 5% अगर मेरे अंदर आ जाए ना तो मैं तो छा जाऊंगी वहीं पे। चलिए शरद पर मैं आऊँगी। शरद, अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए, आपका अनुभव वहाँ पर कैसा रहा? एक्चुअली जो अभी हम लोग टोक्यो गए थे, बेसिकली ये एक्सपीरियंस वो पर्टिकुलर डे पे बेस्ड नहीं था। ये पिछले 5 साल में ही डेली चेंज हो रहे थे। इनिशियली वो 4 इयर्स का था कि चलो हम लोग 4 इयर्स में ट्रेनिंग करके और पैरालंपिक जाएंगे और खेलेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये लास्ट 1 ईयर जो स्ट्रेच हुआ ना कोविड के कारण, ये शायद सारे एथलीटों पे बहुत ही दबाव लाया है। बहुत प्रेशर में थे कि ये गेम्स होंगे कि नहीं होंगे। लोग अंधे तीर मार रहे थे कि चलो यार ट्रेनिंग करते रहते हैं, देखते हैं कि होगा तो परफॉर्म करेंगे, नहीं होगा तो भी ट्राई करते रहेंगे क्योंकि हम लोग एथलीट हैं, हमारा प्रोफेशन ही है जी। तो जैसे जब टोक्यो जब हम लोग सारे पहुँचे, फ्लाइट लैंड किया, वो इमोशनल एस्पेक्ट रहा क्योंकि जैसे वहाँ पहुँचे हम लोग, चलो इस जापान ने ये गेम कर दिया है, लेकिन क्योंकि हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये गेम होने वाला है। सारे एथलीट्स आपस में ही बात कर रहे थे, चाहे इंडिया एथलीट्स हो या इंटरनेशनल एथलीट्स हो, जब वो सोच रहे कि क्या करना चाह रहे इसमें वो। और पहले उससे पहले भी 7 डेज का क्वारंटाइन वगैरह, फिर कोविड टेस्ट और फिर डोप टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें थे एथलीट्स के लाइफ में चल रहे थे जो बहुत अनसर्टेन थे कि जिसके रिजल्ट कुछ भी हो सकते थे। और इसमें एथलीट बहुत प्रेशर में गए और ऊपर से वो परफॉर्म किए, ये बहुत ही बड़ी चीज़ लगा मुझे। और यही मेन फीलिंग जो है वही था कि जो लोग एथलीट वहाँ पहुँचे हैं, जो चीज़ों से वो लड़े हैं, बेसिकली अनसर्टेनिटी से लड़ते हुए जाकर के वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, वो ही बहुत बड़ी चीज़ थी वहाँ। एग्जैक्टली। अब देखिए अच्छी बात यहाँ पर देखने वाली यही है कि जिस तरह का जज्बा इन्होंने दिखाया, जिस तरह का प्रेशर से ये डील करते हैं, उसके बाद जिस तरह से ये परफॉर्म करते हैं वो काबिले तारीफ़ है। मैं ताली नहीं बजा सकती बट मैं क्लैप ज़रूर करना चाहूँगी आप सबके लिए। योगेश पर मैं आऊँगी। योगेश, अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए, वहाँ पर पहुँचकर किस तरह की फीलिंग थी, क्या चलता है? वो डुक 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 पेट में जो तितलियाँ सी दौड़ती हैं, बटरफ्लाइज, वो चल रहा था? हाँ मैम, जब मैं टोक्यो गया था तब थोड़ा डर तो लग ही रहा था। तैयारी तो करी थी अच्छी, लेकिन कुछ नहीं, अनसर्टेन होता है कि कौन सा कॉम्पिटिटर कितनी अच्छी थ्रो कर दे। तो मैं और सुमित एक रूम में ही रुके हुए थे। तो अच्छा। सुमित मतलब हम दोनों भी एक साथ ही ट्रेनिंग करते हैं। तो सुमित, जब मेरा सुबह इवेंट था तो मैं 2 बजे ही उठ गया। अच्छा। तो दिन मेरे को नींद नहीं आई उसके बाद, और सुबह इवेंट था। ये नींद नहीं आ रही आप लोगों को, क्या बात है? क्यों? तो ये मेरे को बहुत ज्यादा डराता था कि योगेश तेरा ना अब थोड़ी देर में इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो मैं और ज्यादा टेंशन में आ जाता था। तो जब इवेंट स्टार्ट हुआ मैम, तब मैंने करा, सब कुछ करा, फाउल भी हो गया, लेकिन जब वो लास्ट थ्रो गई तो लास्ट थ्रो में देखा मैं
सिल्वर मेडल पोजीशन पे आ गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं था, तो मैं रूम पे आया और सुमित को बोला, सुमित का शाम को कंपटीशन था, कि सुमित भाई मेरा तो सपना पूरा नहीं हो पाया गोल्ड का, मैं तुझे जरूर लेके आना है गोल्ड। तो ये मेरे से बोल के गया था कि मैं गोल्ड जरूर लेके आऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। सुमित, आपकी इंस्पिरेशन नीरज है ना? नीरज जी आपकी इंस्पिरेशन है, तो वो एक्सपीरियंस उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहली बात तो मैम, नीरज मेरी नहीं, जितने भी एथलीट्स हैं पूरे इंडिया में सबकी इंस्पिरेशन है। सबकी इंस्पिरेशन है वो। काफ़ी मैं 2-3 बार मिला हूँ भाई साहब से, तो उतने डाउन टू अर्थ शायद मैंने कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा होगा जितने डाउन टू अर्थ वो हैं। मैं उनके साथ एक कंपटीशन खेला हूँ जो मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। इंडियन ग्रैंड पिक्स 3 स्पेशल एंट्री से मैं गया था, और वहाँ पे मैं 7th आया था। टोटल 8 कॉम्पिटिटर्स थे, तो मेरे को बस ये था कि मेरे को लास्ट नहीं आना है। मैं कोई रिकॉर्ड वगैरह बनाने नहीं गया था, हालांकि मैंने वहाँ अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अपना। मेरे को ये था कि मैं लास्ट नहीं आऊँगा, बेशक 7th आ जाऊँ तो वो भी मेरे लिए लेकिन जब मेरी थ्रो गई फर्स्ट, तो उन्होंने जो मेरे को शाबाशी दी कि वेरी गुड सुमित, तो वो शब्द बहुत ही लाइक, इतने बड़े प्लेयर हैं, नेशनल रिकॉर्ड एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, और तो इतने बड़े प्लेयर मेरे को वेरी गुड कह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी थ्रो थी, इसका मतलब ये। तो उसके बाद जब उनका मेडल आया तो हम पे थोड़ा वो भी हो गया था कि भाई साहब का मेडल आ गया, अब हमें भी लेके आना है। और इंस्पायर भी किया इस चीज़ ने हमें कि उनका वो जब लेके आ सकते तो हम भी लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा लाइक खुद को बिल्कुल ढाल दिया था अपने गेम में, कि हर टाइम गेम की ही सोचता रहता था मैं। और कंपटीशन से 2 रात पहले ना योगेश सोया था, मेरे को अभी भी याद है, ना मैं सोया था। काफ़ी प्रेशर था हम पे, क्योंकि दोनों का पहला पैरालंपिक्स था। तो एक दूसरे से ऐसे ही हंसी मजाक करके एक दूसरे का ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे। तो इसका सिल्वर आया, इस चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा गोल्ड आया है, तो उसके बाद भी हम सोए नहीं हैं ढंग से। अभी तक भी नहीं, अभी तक भी नहीं सोए हैं। लाइक रात को मैं उठता हूँ कई बार, तो थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया करो, अच्छी नींद आएगी। जैसे रात को योगा करोगे तो अच्छी नींद आएगी। कहीं पे रख के मैं अपनी बिल्कुल यहाँ पे रख के सोता हूँ। अच्छा। रात को उठता है तो मेडल देख के, हाँ कि सब कुछ सही है। क्या बात है। एक सपना नहीं, जो हकीकत है ये, तो ये काफी बिल्कुल हकीकत है जो हम भी जी रहे हैं। रियलिटी है ये कि आपने गोल्ड मेडल देश को दिलवाया है। मैंने सुना है कि आप रेसलर बनना चाहते थे, रेसलिंग की है आपने? हाँ मैम, मैंने शुरू में रेसलिंग की है। रेसलिंग तो मैं इतना अच्छा रेसलर नहीं था। जैसे सोनीपत में तो हर घर में रेसलर है। हाँ, कि सोनीपत में काफ़ी करेज है रेसलिंग का, तो मैं भी ऐसे ही चला जाता था। लेकिन मेरा मेन जो सपना था वो आर्मी में जाने का था। तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक ही था। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद एक्सीडेंट के बाद तो आर्मी में तो हो नहीं सकता था, तो फिर मैंने सोचा कि नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब करके और नॉर्मल 9 to 5 जॉब। तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बॉडी भी मेरी मोटी होने लगी थी, तो फैट चढ़ने लगा था, क्योंकि हरियाणा का खाना बहुत लाइक देसी घी, हाँ, वो है ना हर चीज़, तो वो चढ़ने लगा था। तो सब बोलने लगे कि भाई मोटा हो गया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक फील होती थी कि नहीं। तो फिर मैंने गेम के लिए बनाऊँ, और गेम में ही फिर घर वालों से बात करके और दोस्तों से सबसे सलाह लेके और फिर गेम ही ज्वाइन कर लिया मैंने वापस। ज्वाइन कर लिया, ठीक है। देवेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने ओवर द ईयर्स एक बदलाव देखा होगा खेलों में, आपने देखा होगा कि किस तरह से हम ढलते आए हैं उस सिस्टम में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, अनुभव तो मुझे ज़्यादा ही हो गया। मैं कल ही सोच रहा था You are still young. पहला जब मैंने गोल्ड मेडल लिया था एथेंस में, जब नीरज 5 साल का था। तो आज हम दोनों ने 7 मेडल लिया है, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया। कह सकते हैं बहुत बड़ा बदलाव है। और बदलाव की मैं यूँ कहूँ कि जब 2004 में मैं पहली दफ़ा गया था, तो खुद के पैसे भर के ओलंपिक गया था। अच्छा। और वो पैसे कैसे मैनेज किए मैं बता भी नहीं सकता, इतना बहुत ही चैलेंज था। मेरे पिताजी किसान, लेकिन जब मुझे मेरे पिताजी ट्रेन पे बैठाने आए थे गांव से, और उन्होंने कहा था कि देख, यहाँ जीतेगा तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक दिन जरूर आएगा।
तो जब मैंने एथेंस में मेडल लिया और आज जो बदलाव की देखूं तो मैं बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो ये बदलाव था कि उस टाइम पैसे हम भर के जाते थे, कुछ नहीं था हमारे पास। आज हमें विदाई कौन दे रहा है? भारत का प्रधानमंत्री विदाई दे रहा। जाने क्या बात है। तो कहीं ना कहीं मेरे बाप का मेरा वो सपना पूरा हुआ आज, और मेरे लिए बहुत ही प्राउड में फील कर रहा हूँ कि मैंने मेडल की हैट्रिक बनाई है। टॉप्स स्कीम है जैसे हमारी वर्तमान में जी। टॉप्स स्कीम के बारे में मैं ये कहूँ कि ये बहुत ही शानदार, ये एक मिशन ओलंपिक थी स्कीम। और हमारे जेवलिन में कहते हैं एक बात कि काइनेटिक चैन होनी बहुत अच्छी है। तो अच्छा, काइनेटिक चैन का मतलब? मतलब ये होता है कि आपका जैसे पैर की अंगुली से लेके हाथ की अंगुली तक कोई भी जॉइंट आपका ढीला नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक्टिव होना चाहिए। अच्छा। टॉप्स स्कीम हो रही है, उसकी काइनेटिक चैन बड़ी मजबूत थी। जो मिशन था टॉप्स स्कीम में खिलाड़ियों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है और एक हौसला मिला, सुविधाएं मिली। चाहे वो उन्होंने अपने पर्सनल कोच लिए हों, जैसे शरद ने बताया फॉरेन में 5 साल थे ये, पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखा, फिटनेस ट्रेनर रखा। यही बदलाव है और मैं इस बदलाव को एक आमचूल बदलाव कहूँगा। बहुत ही असाधारण बदलाव आया ये। 2 लाइनें अभी जहन में आई हैं आप सबके लिए, मैं कहना चाहूँगी। हम वो पत्ते नहीं जो टूट कर गिर जाएंगे शाख से, हम वो पत्ते नहीं जो टूट कर गिर जाएंगे शाख से, आंधियों को कहो कि अपनी औकात में रहें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपने ये शो एंजॉय किया होगा। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।